टाइम, विकास डैश है, यूनिडायमेंशनल है, एक आयामी विकास नहीं हो सकता। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, कितने सारे आयाम हैं विकास के, है ना। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है, एक आयामी नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, बेसिक बात है। आंसर होगा यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है, यूनि का मतलब है सिंगल, सिंगल डायरेक्शन नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल है, तो ये भी बहुदिशाई है। मॉडिफिएबल है, ये बात हमने डिस्कस की हुई है पहले कि डेवलपमेंट में बदलाव किया जा सकता है, रिवर्सिबल नहीं है। और मॉडिफिएबल होना, रिवर्सिबल होना दो अलग बातें हैं। रिवर्सिबल होता है प्रतिवर्ती, कि कल आप जवान थे आज आप बच्चे बन जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बट हाँ, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो चीजें आपको कल आती थी आप उनसे बेहतर सीख सकते हैं। मॉडिफिकेशन की संभावना होती है, विकास में बदलाव की संभावना होती है। ठीक है ना राजा, क्लियर है बात। टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, सिर्फ जीन्स से प्रोग्राम्ड होगा नहीं हम भैया। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल का, प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का नहीं। और कोई 50-50% का समीकरण नहीं होता इनका, इक्वेशन कोई 50-50% की नहीं है। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होगी, किसी में एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट होगा। खैर, सी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक्स और हेरिडिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, यानी किसको आनुवांशिकता पूरी तरह से पहले ही निर्धारित कर देती है। 4 ऑप्शंस में से मित्रों का चयन, तो ये तो आप आनुवांशिकता थोड़ी, ये तो आपकी हरकतें डिसाइड करती हैं कि आप कैसे दोस्तों में आपका इंटरेस्ट कैसा है। ये हेरिडिटी थोड़ी ना डिसाइड करेगी, ये तो माहौल डिसाइड करेगा, ये तो एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा, ये तो नर्चर, जिसको हम पोषण कह रहे हैं एनवायरनमेंट का दूसरा नाम, वो डिसाइड करेगा। आंखों का रंग, ये हेरिडिटी से निर्धारित होगा, ये आपके जेनेटिक्स से निर्धारित होगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपको लेंस लगाना पड़ेगा, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, शादी में जाना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं किसी को, तो आप लेंसेज लगाएंगे कलर चेंज करने के लिए। स्वाभाविक रूप से कलर फिक्स्ड है, क्योंकि हेरिडिटी स्टैटिक होती है। हेरिडिटी यानी जो जेनेटिक्स हैं वो क्या है, स्टैटिक हैं, स्थिर हैं, इनमें परिवर्तन संभव नहीं है कि अपनी मर्जी से मन किया आज ये वाले बाल पसंद नहीं आ रहे, फिर तो आप मम्मी पापा भी चेंज कर देंगे कल, है ना। खैर देखिएगा, कलर ऑफ द आईज, तो ये जेनेटिक्स से हेरिडिटी से निर्धारित हो जाता है। जो कलर ऑफ योर हेयर या हेयर का टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी आंखों का रंग, इवन आपकी आवाज भी कुछ हद तक, तो ये सब चीजें क्या हैं, आपकी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब प्रभावित होते हैं हेरिडिटी से ज्यादा। एकेडमिक सक्सेस, चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, तो ये सब एनवायरनमेंट से प्रभावित है। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी चीजें होंगी। इंटरेस्ट इन स्टडीज, इसका भी एनवायरनमेंट में, इसमें भी एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट, अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाता है तो उस सब्जेक्ट में आपको मजा आने लगता है, जो सब्जेक्ट कल तक आपको समझ नहीं आता था। तो ये इंटरेस्ट जो है शिक्षा में, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। जबकि आंखों का रंग इनहेरिटेड है, विरासत में मिला है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश रेफर्स टू दी लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल। अभी 1-2 दिन पहले या लास्ट वीक ही हमने सोशलाइजेशन टॉपिक किया है। बताइएगा, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। मतलब जब वो परिवार में जन्म लेकर के सीख रहे हैं, है ना, इन्फेंसी से अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सोशलाइजेशन है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करेंगे तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाएगा, दुनिया में निकलना शुरू करेंगे, जैसे ही बाकी संस्थाओं से जुड़ना शुरू करेंगे तो इसको हम द्वितीयक सामाजिकरण कहते हैं। ये मैचुरेशन, पैसिव सोशलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो स्कूल में। ठीक है, एक बार को आप पब्लिक लाइब्रेरी में चुपचाप से साइड में बैठ करके पढ़ रहे हो, वहां पैसिव सोशलाइजेशन होगा। स्कूल में तो आप एक्टिव होते हो, एक्टिविटी करते हो, ठीक है ना। प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली से होगा। तो सही उत्तर क्या है, डी ऑप्शन, गौड़ सामाजिकरण या द्वितीयक सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। आज स्पीड अच्छी रहेगी, इजी से क्वेश्चंस हैं, बच्चे क्वेश्चंस हैं, लड्डू क्वेश्चंस हैं अगर मैं कहूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कोहलबर्ग की थियरी, इन कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी, स्टेज 3 कितनी स्टेजेस हैं टोटल, 6, लेवल कितने हैं, 3, लेवल 2 स्टेज 3, कन्वेंशनल मॉरलिटी, पारंपरिक नैतिकता। नैतिकता क्या है, जो हमें सही और गलत के विषय में बताए, उसको हम नैतिकता कहते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत जो हमें सही और गलत के लिए गाइड करते हैं, वो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। तो स्टेज 3 लेवल 2, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जब हम लेवल 1 स्टेज 1 की बात कर रहे हैं तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, लेवल 2 की बात कर रहे हैं तो हमारा टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज,
और लेवल 3 की बात करेंगे तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये लेवल 2 का थर्ड स्टेज है या लेवल 2 का पहला स्टेज है अगर देखें तो। ठीक, तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट क्या है, ये तो फर्स्ट स्टेज है, हमसे स्टेज 3 पूछा है। लॉ एंड ऑर्डर क्या है, फोर्थ स्टेज है, ठीक है ना, फोर्थ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या है, फिफ्थ स्टेज है। थर्ड स्टेज सेकंड लेवल है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरी तारीफ करेंगे, आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, इसलिए आप अच्छे नंबर लाइए। तारीफ के लिए बच्चा करेगा जो भी करेगा, क्योंकि उसको गुड बॉय और गुड गर्ल कहा जाए। बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना, समाज में इज्जत होगी, नौकरी ले लो, प्रेज मिलेगा, ये है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, जीन प्याजे और आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में इसलिए आप कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर फिफ्थ लेवल चला जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का। आपको सही लग रहा है या और उससे भी आगे देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जीन प्याजेज थियरी क्रिएशन ऑफ अ, इन जीन प्याजेज थियरी यानी जीन प्याजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता, इसमें सारा खेल वर्ड्स का है। जो वर्तमान स्कीमा है यानी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उससे आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए नया स्कीमा बनाया गया, मतलब एडजस्टमेंट होकर के नया स्कीमा क्रिएट हुआ है। समझ पा रहे हैं, भाषा समझ पा रहे हैं? तो हम कहेंगे कि जीन प्याजेस थ्योरी क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्कीम ऑन अकाउंट ऑफ इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। भैया आप एनवायरमेंट को नहीं समझ पाए, इसलिए एग्जिस्टिंग स्कीमा काम नहीं कर रहा, अब नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो या तो हम पुराने में मॉडिफिकेशन करते हैं, या पुराने में मॉडिफिकेशन करके जब काम नहीं चल रहा तो नया स्कीमा बनाया जाए, जब मजबूरी हो गई एक तरह से, चेंज करें मॉडिफाई करें, या फिर क्योंकि उसमें फिट नहीं हो पा रही चीजें तो हम नया स्कीमा बनाएं, ये एकोमोडेशन कहलाता है। क्या है ये? समायोजन। अगर नॉर्मली लिखा हो कि आप एग्जिस्टिंग स्कीम में कुछ ऐड कर रहे हैं तो एसिमिलेशन है, जैसे ही असमर्थता की बात आ गई तो एकोमोडेट करेंगे आप। ठीक, एसिमिलेशन इज ऐड करना कुछ भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में। स्कीमा क्या है? स्कीमा सिंपल जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है या प्रीवियस नॉलेज है, जो भी आपके दिमाग में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको स्कीमा कह रहे हैं हम। जो भी सूचनाएं आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, आप मुझे देख के पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब आपने स्कीमा में कहीं सेट किया हुआ है कि एक लेट्स लर्न चैनल है, वहां पे हिमांशी है और ऐसे ऐसे हम रात को मजे से डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, चलिए खैर, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के स्कीमा में अभी मैं ना हूं, बट आखिर तुम्हें आना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डैश इज अ कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेज एंड इंटरप्ट्स एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। यानी कौन सा एक कॉन्सेप्ट या फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइज करके रखता है और इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को। अभी मैंने बताया कि आप मुझे पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हिमांशी है, इसका मतलब मैं आपके स्कीमा में सेट हूं। तो ये जहां पे ऑर्गेनाइज होगा कि ये पियाजे की थ्योरी, ये वाइगोस्की की थ्योरी, ये सब दिमाग में एक स्कीमा में ही तो ऑर्गेनाइज्ड है ना। आपका एक स्ट्रक्चर है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है ब्रेन में, उसी को स्कीमा कह रहे हैं हम। ठीक, तो ये कोई एक्सपोजिटरी मॉडल नहीं है, कहीं व्याख्या, एडवांस ऑर्गेनाइजर, सेंसरी रजिस्टर, नथिंग, इट्स सिंपल स्कीमा। और बात किसकी हो रही है? पियाजे की हो रही है। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये कहता है, रश्मि की बात हो रही है कोई आप में से रश्मि? कई सारी रश्मि हमारे पास होंगी, क्योंकि हम लगभग 6000 लोग तो जुड़ ही गए हैं अभी कुछ मिनट में, तो 6000 लोगों में रश्मि होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारतवर्ष में रश्मि नाम कॉमन है। देखिएगा, रश्मि यूजेस अ वैरायटी ऑफ टास्क्स to cater to the different learning potential of learners in her class and often makes groups to facilitate peer learning। ग्रुप्स बनाती हैं प्यारी रश्मि। सुन रही हैं आप सारी रश्मियां? रश्मि क्या करती हैं? एक टीचर हैं और वैरायटी ऑफ टास्क्स का इस्तेमाल करती हैं, यानी कई तरह की चीजें यूज करती हैं पढ़ाने में। बच्चों के ग्रुप्स बनवाती हैं और बच्चे पीयर्स आपस में एक साथ कोऑपरेट करके सीखें, सहयोग करके सीखें। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी सपोर्ट्स हर एक्शन? सिंपल बात है, ग्रुप में सीखना, कोऑपरेट करके सीखना, है ना, विभिन्न क्रियाकलाप, यानी बच्चे एक्टिव हैं तो वो क्या है? ये रचनावाद है। ठीक है, सहपाठियों के साथ सीख रहे हैं, ग्रुप में सीख रहे हैं। वाइगोस्की को याद कीजिए, आंख बंद करके प्रकट हो जाएंगे वाइगोस्की। फ्रॉइड से क्वेश्चन रेयरली कभी आता है ना, तो सिगमंड फ्रॉइड तो ये नहीं है, और सिगमंड फ्रॉइड के केस में डिफरेंट वर्ड्स वो यूज करेगा। समझ गए या नहीं?
लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, बीएफ स्किनर नथिंग। ग्रुप में सीखना वाइगोस्की, सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की ये बात करते हैं। समाज और संस्कृति यानी ग्रुप में रह करके बच्चा बेहतर सीखता है, समाज में रह करके बच्चा बेहतर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी मचान का टेम्परेरी हेल्प। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, जहां आप अटक रहे हैं वहां कोई आपको हेल्प दे दे। जब आपसे साइकिल नहीं चल रही थी, आप गिर रहे थे, पीछे से किसी ने पकड़ लिया, वो स्कैफोल्डिंग है ना। जब आपको बैट पकड़ना नहीं आ रहा था, किसी ने सिखाया पकड़ना, मतलब हेल्प की आपकी उसको ठीक करने में। ये क्या है, जब आप पेन पकड़ के लिख नहीं पा रहे थे तो आपका थोड़ा सा पकड़ने का स्टाइल चेंज किया है, हेल्प की वहां पे, ठीक है ना। हाँ चलिए आ जाइए। तो अगर मैं बात करूं, स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है पूछा है, पाड़ का उदाहरण नहीं है, नहीं लिखा है। 3 इडियट वाले कान थोड़े से आगे करेंगे, अवेयर होके सिंसियरली जवाब देने की कोशिश करेंगे। मॉडलिंग स्किल्स की बात तो बेंड्यूरा करेंगे। AR PR हमने एक सेशन में डिस्कस किया था। ये सारी थियरीज यूट्यूब पे कराई हुई हैं, सबसे ज्यादा सबसे पहले इन डिटेल पेडागोजी बहुत बार हम कर चुके हैं यूट्यूब पे ही। उसके अलावा बैचेस में होती हैं चीजें, बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि भाई नहीं है मुझे नीड, मैं तो यूट्यूब से ढूंढ ढांड के पढ़ लेती हूँ, या जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं, तो आप मोर देन इनफ चीजें हैं। इतनी पेडागोजी यूट्यूब पे हुई नहीं थी कभी जितनी हम लेट्स लर्न पे कर चुके हैं, तो आप वहां से कर लीजिए, लेकिन पढ़ तो लीजिए कम से कम, है ना। बैचेस में आप हैं तो वहां शांति से कर लीजिए, बट पढ़ लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड एनवीएस के लिए बना देंगे वीडियो, देखिएगा। रोट मेमोराइजेशन, मॉडलिंग स्किल्स फॉर इमिटेशन। अच्छा, यहां पे कहा कुछ और जा रहा है, इन्होंने पूछा है पाड़ का उदाहरण नहीं है। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना। देखो मॉडलिंग स्किल में क्या होता है, आप दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं। मान लीजिए लिखते कैसे हैं, ये किसी ने करके दिखा दिया, तो ये तो फिर हेल्प हो गई, उस केस में ये बात चल जाएगी, है ना। उस केस में ये बात चल जाएगी। पहली नजर में मेरा ध्यान इस पे बेंड्यूरा को लेकर ही गया था, तो ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है, ठीक है ना। रोट मेमोराइजेशन, रटना स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं हो सकता कि आपको कोई हेल्प करे रटने में, तो वो कोई हेल्प नहीं है, वो बर्बादी है, ठीक। प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, आपको हिंट दी जाए, है ना, हिंट दी जाए, तो हिंट क्या है, इशारा है, संकेत है, तो ये भी टेम्परेरी मदद है स्कैफोल्डिंग। पीयर ट्यूटरिंग, आपको समझ नहीं आ रहा, आप किसी दोस्त के पास चले गए कि भाई ये टॉपिक तू मुझे समझा दे, मैं तुझे समझा देती हूँ, क्योंकि पेपर से एक रात पहले बहुत अच्छा समझ में आता है, तो ये भी स्कैफोल्डिंग का ही उदाहरण है। तो ये भी स्कैफोल्डिंग का उदाहरण, ये भी और ये भी, लेकिन रटना जो है वो किसी स्कैफोल्डिंग के तहत नहीं आता। मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, ये तो आपको पता ही है मेरा नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट depict appropriate strategies for learning in a constructivist classroom, यानी निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। संरचनावादी लोग कौन है, प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं, ब्रूनर हैं, तो ये लोग क्या नहीं मानेंगे। संरचना का मतलब है जहां बच्चा एक्टिव हो, और इन्होंने पूछा है क्या नहीं है उपयुक्त, मतलब जहां पे बच्चा नहीं एक्टिव होगा वही उपयुक्त नहीं है, वही हमारा आंसर है। एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, इसमें बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, ज्ञान का सक्रिय रूप से सृजन करेगा। जब वो बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रोत्साहन करे, यानी टीचर मतलब बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देखना सिखाए, बस एक नजर से ना देखे चीजों को, है ना। ग्रुप कोलैबोरेशन, जब बच्चे समूह में काम कर रहे हो, हाँ वाइगोस्की भी ऐसा कहते हैं, और रचनावाद में एक्टिविटी की बात होती है, यानी बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, जो कि यहाँ है, बच्चा एक्टिव है। एक्सपेरिमेंटेशन करे, प्रयोग करे, बच्चा एक्टिव है। लेकिन ड्रिल एंड रिकॉल में बच्चा बाहर से दिखने में एक्टिव हो सकता है, लेकिन इसे रटना कहेंगे एक तरह से, कि भैया बार बार 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, वो कहां से आया, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, कुछ नहीं। तो ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आएगा, आप इसको अच्छा मान सकते हैं। ड्रिल एंड रिकॉल स्पेशली, यानी बस रिकॉल कर लो, जो रट्टा लगाया था उसको याद कर लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये रोट लर्निंग हो जाएगी एक तरह से, ये बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं है नॉलेज की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, ये कहता है हु डिसमिस्ड द आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, कोई सामान्य बुद्धि जैसी चीज नहीं होती। सामान्य बुद्धि की बात किसने की थी, एल्फ्रेड बिने ने की, या अगर हम देखें स्पीयरमैन ने तो स्पेसिफिकली ही की कि एक सामान्य बुद्धि होती है। एंड डिफाइंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के कई प्रकार दिए, कि भैया बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई सामान्य एंटिटी नहीं है कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश में भी हो गए, आप डांस में भी हो गए, हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, जनरल नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो चार्ल्स स्पीयरमैन जी नहीं, ये तो
जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे और यहां बात हो रही है किसने नकारा है जनरल इंटेलिजेंस को। एल्फ्रेड बिनेट, ये भी सिंगल एंटिटी मान रहे थे बुद्धि को और इसको भी नकार दिया। थियोडोर साइमन, ये भी इन्हीं के साथ थे। हार्वर्ड गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक, क्या है इनकी बुक है, 1983 में आई थी। इन्होंने कहा बुद्धि कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, कई प्रकार के बुद्धिमान लोग हो सकते हैं। आप रीजनिंग में या मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, आप गाने में अच्छे हो सकते हैं, आप बोलने में अच्छे हो सकते हैं, आप खुद को समझने में अच्छे हो सकते हैं, दूसरों को समझाने में अच्छे हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना, 8 प्रकार की बुद्धि। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गार्डनर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, देख रहे हो कंस्ट्रक्टिविज्म पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद, जहां बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, 100% सक्रिय होगा। दूसरा, मीनिंगफुल लर्निंग हो रही होगी, अर्थपूर्ण अधिगम, बच्चा अपने जीवन से जोड़ करके चीजें सीख रहा होगा, मीनिंगफुल लर्निंग हो रही होगी। ये 2 चीजें तो निश्चित है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो शुड बी एम्फेसिस, किस बात पे में ध्यान, एक संरचनावादी कक्षा रूप में कक्षा में या रचनावादी कक्षा में। पहला ऑप्शन, लाइक शेयर करना भूल गए हो, आज बोलना भूल जाती हूँ तो आप करना भूल जाते हो, कमाल। पेपर में भी ऐसा ही करना। देखिएगा, अगर हम बात करें समेटिव असेसमेंट की, तो इसमें तो बच्चा एक्टिव नहीं होता, ये जजमेंट के लिए होता है। फॉर्मेटिव इज गुड, यहाँ पे एक्टिविटीज होंगी डिफरेंट तरह की। समेटिव में पेपर पेंसिल टेस्ट होगा। तो फॉर्मेटिव जो है संरचनात्मक मूल्यांकन, इसमें बच्चा एक्टिव होता है डिफरेंट तरीके से, कभी पोर्टफोलियो से, कभी किसी और एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे को जांच रहे हो, ठीक है ना, बच्चा एक्टिव है फॉर्मेटिव में। सिंगुलर असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं, फ्लेक्सिबल चाहिए हमें, एक तरीका नहीं चाहिए, मानकीकृत नहीं चाहिए। तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, किसकी बात हो रही है, वाइगॉस्की की। और वाइगॉस्की का एक प्यारा क्वेश्चन जो हमेशा आता है, प्राइवेट स्पीच, हमेशा समझते हैं, हमेशा विदाउट एक्सेप्शन, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसा साल नहीं है जब नहीं पूछा हो वाइगॉस्की सीटेट में। रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी वाक, जब बच्चा खुद से बात करे, निजी संवाद, है ना। निजी संवाद क्या हो सकता है, मैं बात करूं, अरे ये तो कितनी अच्छी है ये बुक, है ना, इसके पेज ऐसे, अच्छा इसकी बोट भी तो बना सकती हूं मैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया निजी संवाद मेरा, मैं खुद से बातें कर रही हूँ, ठीक है ना। कुछ और पकड़ती हूँ, ये मैं दिखा नहीं सकती, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मतलब आप मान लीजिए घर बना रहे हैं, है ना, आपको 4 सेल मिले और आप घर बना रहे हैं, अब आप खुद से बातें कर रहे हैं और 3 से 6 वर्ष के हैं आप। प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष में होती है कि इसको इसके ऊपर रखूंगी, अरे ये तो गिर रहा है बार बार, है ना, खुद से बातें कर रहे हैं। ये खुद से बातें करना मतलब आप खुद को दिशा दे रहे हैं कि आपको कैसे कोई काम करना है। सेल्फ रेगुलेशन या डायरेक्शन कहते हैं वाइगॉस्की इसको। तो इज इंडिकेटिव ऑफ चिल्ड्रंस ईगोसेंट्रिज्म, ये पियाजे ने बात की है। बात किसकी हो रही है यहाँ, वाइगॉस्की की बात हो रही है। तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन है, हिंडर्स चिल्ड्रंस एक्शंस एंड बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि क्रियाकलाप और व्यवहार को अवरोध करती है ये, बल्कि हेल्प करती है आपको अपने आगे की तरफ एक्शंस लेने के लिए, ठीक है ना, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर व्हाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क्स, यानी जटिल कार्य करते समय बच्चों को अपनी थिंकिंग को, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने में, डायरेक्शन देने में, दिशा निर्देश देने में हेल्प करती है प्राइवेट स्पीच। आप देखते हैं ना, प्रॉब्लम में भी होते हैं या पेपर में भी होते हैं, तब भी आप खुद से बातें कर रहे हैं, अरे ये पढ़ा था अच्छा, ऐसे नहीं ऐसे था, खुद से बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं अपने एक्शंस को। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि ये संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता, फिर कहां बाहर हाथ पे लेके घूमते हैं हम संज्ञान। संज्ञान क्या है, हमारी जितनी भी मेंटल स्किल्स हैं तो वो दिमाग में तो होंगी, इंटरनलाइज्ड ही तो होंगी, बाहर कहां होंगी, बाहर तो उसको शो करेंगे हम। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डॉल, कई लोगों की फेवरेट डॉल। देखिएगा, डॉल्स, पापा की परी, डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस या पापा का परा, डॉल्स एंड पिंक ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद गर्ल्स व्हाइल कार्स एंड ब्लू ड्रेसेस, कार्स एंड ब्लू ड्रेसेस, नीले रंग की जो ड्रेसेस हैं और कार्स हैं, आर यूजुअली एसोसिएटेड विद बॉयज। ऐसा होता है समाज में, फैक्ट है, रियलिटी है। ठीक, समझिएगा क्या कहा जा रहा है। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है। अगर कोई लड़का गुड़िया से खेलने लगे तो घर वालों के सर में दर्द भी हो सकता है ना, और पिंक कलर अगर पसंद आए उसको तो भी सर में दर्द हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है जोड़ा जाता है लड़कों को नीले कपड़े और कारों से और गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है। अब कई लोग कहेंगे ऐसा ही तो होता है, तो नेचुरल बात है ना, लड़कों को तो
ऐसे ही कार्स ही तो पसंद होती हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल एनवायरमेंट है। अगर ऐसा है भी, अगर हम इसको सामान्यकरण में देखें, जनरलाइज्ड वे में देखें, हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कार नहीं पसंद हो सकती है या उनको ब्लू कलर नहीं पसंद हो सकता है, वाइस वर्सा लड़कों के केस में भी उल्टा हो सकता है। तो ये कोई फैक्ट नहीं है इसमें। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है, अपने आसपास एग्जांपल्स दिख रहे हैं कि अरे लड़के अच्छी गाड़ियां चला रहे हैं, उसका रीजन क्या है? एनवायरमेंट, है ना। उसका मेजर रीजन एनवायरमेंट। दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सारे लड़के अच्छी गाड़ी नहीं चलाते, नहीं तो एक्सीडेंट होते ही नहीं। ठीक, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कुछ हेरिडेटरी है या हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि आप समाज में एग्जाम्पल ऐसे देख रहे हैं और कई लोग तो पढ़ा भी ऐसे ही देंगे, महान टीचर्स हैं हमारे यहाँ, है ना। तो ये सिंपल क्या है? स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर रूढ़िबद्धता है। ये हमने इतनी बार, एक झूठ भी इतनी बार बोला जाए ना, रिपीट किया जाए अगर खूब अच्छे से, तो वो भी सच लगने लगता है। ये वैसा ही है ना। जेंडर रूढ़िबद्धता, ये लिंग रूढ़िबद्धता है, क्योंकि इतनी बार ये चीज रिपीट हुई है कि अब दिमाग में बैठ गई, हाँ ऐसा ही तो होता है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है। एक नंबर लेना है तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, वैसे भी जीवन में ठीक कर लीजिएगा अगर आप थोड़े से बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, जो थोड़ा प्रोग्रेसिव हो, प्रगतिशील चिंतन रखता हो। ठीक है ना। कॉन्स्टेंसी होती है कि आप जेंडर ऐसे चेंज नहीं कर सकते जैसे आप कपड़े चेंज करते हैं। एम्पावरमेंट आप समझते ही हैं, किसी भी लिंग को ऊपर लेके जाना, मतलब दबाव में ना रहे वो। ठीक, डाइवर्सिटी इज डिफरेंस, विभिन्नता। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आगे से कोई कहे तो उसको समझाना कि फालतू बातें नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उसके 2-3 बहुत सारे रीजन है। अगर आप बात करेंगे ना, जैसे कोई पिंक कलर पे बात कर रहा है या चलाने पे, ड्राइविंग पे बात करेगा, उसका एक रीजन कंडीशनिंग है, सोशल कंडीशनिंग जो समाज ने की है ना। एक रीजन उसका स्टीरियोटाइपिंग है। वो स्टीरियोटाइपिंग में तो फिर सब कुछ ही आ गया, चाहे वो कंडीशनिंग हुई, चाहे वो फिर हमारे प्रैक्टिस और एफर्ट और एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कितनी हुई है किसी चीज को लेकर के, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो असर्शन की जब हम बात कर रहे हैं और रीजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो कथन और कारक की जब हम बात कर रहे हैं, इस बार के फेवरेट क्वेश्चंस में से है ये। इस बार बहुत इस तरह के क्वेश्चंस आए, समझिएगा, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट असर्शन की, कथन की, तो ये कहता है एजुकेशन फेल्स द चाइल्ड व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन मोर और लेस द सेम वे इट वाज रिसीव्ड। जब एजुकेशन फेल हो जाती है, मतलब हम बच्चे को सिखाने में असमर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, जब हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे तुम्हें रटवाया गया है वैसा ही उगल दो, वैसा ही लिख दो, छाप दो कॉपी में, रट लो इसको, ये क्या है? एजुकेशन फेल हो गई। बिल्कुल सच बात है भाई। वो अगर आपसे सेम क्वेश्चन भी किया जाए तब भी 2 लोग उसका जवाब अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, सिंपल बात है। ठीक है अभिषेक, लाइक शेयर करते रहो अभिषेक। रीजन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। नेक्स्ट, इसका रीजन क्या दिया है कि जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है या द्योतक है ना। तो द्योतक कैसे है भाई? ये एक लाइन में कहा है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें, यानी रटें। तो ये तो ट्रू है भाई, शिक्षा फेल हो गई अगर आप रटने की बात कर रहे हैं। बट इसका रीजन क्या दिया है? इसका रीजन दिया जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है, यानी मीनिंगफुल लर्निंग है। अगर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आपने कोई नंबर रटा और उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, अपना कोई थॉट नहीं लगाया, हालांकि नंबर के केस में तो सेम ही चलेगा, तो आप मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हैं। ये तो फॉल्स है ना, ये तो फॉल्स है। ये तो वैसा हो गया कि मीठा खाना बुरी बात है और खुद बैठ के मिठाई का पूरा भंडार लगा करके बैठे हैं। तो ये रीजन गलत है, इसका पहले वाला सही था। तो हम कहेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सही है और रीजन भी सही है। रीजन सही होता तो फिर आंसर ये हो जाता। समझ पा रहे हैं या नहीं बताइएगा, है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 खरीदी भी और खरीदी का तो पता नहीं, बट हाँ 23-24 हजार चला दी एक साल में, इसका मतलब यूज की है ना, रखने के लिए नहीं खरीदी सिर्फ। देखिएगा, अगर हम बात करें दिल्ली में, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अगर हम बात करते हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स का रोल क्या है संरचनावादी कक्षा में, अध्यापक और छात्रों की भूमिका की जब हम बात कर रहे हैं, बताइएगा। पहला ऑप्शन है बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पैसिव। भैया कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है। स्टूडेंट्स आर एक्टिव बट टीचर्स आर पैसिव। क्यों? दोनों ही एक्टिव होकर के एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, टीचर को पैसिव क्यों करना है? बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, तभी तो रचनावादी कक्षा है ना, वो जहां एक्टिविटी हो रही है। टीचर इज एक्टिव बट बच्चे पैसिव हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की,
हाउ कैन अ टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन क्लासरूम। यानी एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है, बताइएगा। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जाति यानी डिफरेंट बच्चे हैं, अलग अलग जाति और समूह से आने वाले बच्चे हैं, डाइवर्सिटी है, तो उनको समावेशी शिक्षा या समावेशी वातावरण यानी सभी के लिए वेलकमिंग वातावरण, जहां सभी का स्वागत हो, सभी को इंक्लूड किया जा सके, एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, पहला ऑप्शन है बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बिलीव्स दैट कंस्ट्रेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन। यानी अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना कि जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को भाई? एज अ टीचर अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ टीचर्स भी स्टीरियोटाइप प्रमोट करते हैं, वो कहेंगे नहीं लड़के ही अच्छी गाड़ी चलाते हैं, है ना। अब बुद्धू बालक को क्या समझाएं? अपनी उन अवधारणाओं और, है ना, बुद्धू मतलब समझ रहे हो, लिटरली नहीं, अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। यानी आपको एज अ टीचर, भाई भगवान तो हो नहीं सकते, आप में भी कुछ स्टीरियोटाइप हो सकते हैं, तो उन स्टीरियोटाइप से बट सोचना है ना, अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको क्वेश्चन करना है कि क्या ये सही है, फैक्ट है ये जो मैं बात कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक, तो ये बात तो सही है। इससे क्या होगा, डिफरेंट तरह के लोगों को आप अपने से अलग लोगों को गलत नहीं कहेंगे। ठीक है ना। फिर है बी ऑप्शन, इंक्लूड डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस इन क्लासरूम। यानी कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, यानी आप डाइवर्सिटी को इंक्लूड कर रहे हो कि डिफरेंट बच्चे हो सकते हैं, उसको वेलकम कर रहे हो, ठीक बात है। क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल ईथॉस दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। एक ऐसा माहौल बनाइए संस्था में समानता की मूल संस्कृति कि भाई सबको इंसान समझा जा सके, सबको इक्वल समझा जा सके। बात तो सही है, किसी भी जाति समूह से आ रहा हो बच्चा। डी ऑप्शन है या फोर्थ है, एनकरेज चिल्ड्रन टू अडेप्ट टू एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम। ये गलत है, फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए। मानकीय पाठ्यक्रम तो सभी के लिए एक जैसा होता है, यहाँ डाइवर्सिटी की जरूरत है, यहाँ डिफरेंशिएटेड करिकुलम की जरूरत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां दिख रहा है हमें? ए ऑप्शन में। नहीं, इसमें 4 है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ए में ही है, ए ऑप्शन में ही है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दर्द, समस्या, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रीवियस ईयर को हम ब्लॉक कराएंगे, बता के ब्लॉक कराते हैं आज से हम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है ना, रमनीक हैज अ स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट इन हर क्लास। यानी रमनीक की कक्षा में एक दृष्टि बाधित छात्र है जिसको देखने में समस्या होती है। रमनीक क्या है? एक टीचर है। इन हर क्लास, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशंस शुड शी मेक इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी एक समावेशित कक्षा में, इस संदर्भ में आपको लग रहा है कि एक ऐसी क्लास है जहां एजुकेशन फॉर ऑल की बात हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है यूजिंग अ वैरायटी ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। यानी आप पीपीटी वगैरह, यानी जिसके थ्रू देख के चार्ट्स, पीपीटी या मॉडल्स ये सब लेके जाएंगे। भाई जिस बच्चे को देखने में समस्या है उसके लिए विजुअल सामग्री लेके जाएंगे, ये तो बहुत खराब बात हो गई, है ना। ये तो वैसी सी ही बात हो गई कि जख्म पे नमक छिड़क रहे हैं आप किसी के। बी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ प्रिंट बुक्स। भाई बच्चे को देखने में समस्या है, आप उसको देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, है ना। बाकी सेंसेस का यूज करो ना। उन 5 सेंसेस में से अगर विजुअली इंपेयर्ड है तो 4 भी तो सेंस होंगे, सुनना भी तो होगा, टच करना भी तो होगा, टेस्ट भी तो होगा, एक्टिविटी भी तो होगी, है ना। मेकिंग यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल, ये बात सही है। टेक्टाइल होता है टच एंड फील वाला मटेरियल, जिसको बच्चा टच और फील करके 3D मटेरियल या नक्शे का इस्तेमाल करें, जिसको बच्चा टच करके समझ जाए या सीख सके। बात सही है। गिविंग लॉट ऑफ स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, स्मॉल प्रिंट, उसको बड़ा प्रिंट देखने में समस्या है, आप स्मॉल दे रहे हैं, है ना। देखिएगा एक बार, आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं एक बार और फिर समझेंगे क्या कहानी है। रीना ऑलवेज थिंक्स ऑफ वेरिड सॉल्यूशंस। रीना है जो डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में सोचती हैं। फॉर एनी प्रॉब्लम गिवन इन द क्लास, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यानी रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए डिफरेंट वेज, डाइवर्स वेज, मल्टीपल तरीके, कोई एक प्रॉब्लम है 36 सॉल्यूशन तैयार है, ये रीना है। मतलब कुछ डिफरेंट सोच पा रही है रीना, है ना, कुछ डिफरेंट। 14th क्वेश्चन समझा दीजिए, दोबारा समझा देंगे, लास्ट में याद दिला देना एक बार। देखिएगा रीना क्या है, डिफरेंट तरीके से सोचती हैं। ये किसकी विशेषता है? मेंटल इंपेयरमेंट की नहीं, लो कॉम्प्रिहेंशन, जिसको समझ में कम आएगी समस्या वो कहां से इतने सॉल्यूशन देगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग में तो एक ऑप्शन की तरफ आप आते हैं, है ना।
तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अपसारी चिंतन है, यानी बच्चा क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, कुछ डिफरेंट वेज में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस दे पाता है। क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स होते हैं, जो आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, है ना। बहुत बार वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो आज की क्लास का काम हुआ। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, ये 4 एलिमेंट्स हैं क्रिएटिविटी के। इस पे एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, राजू राइट्स 61 को 16, यानी राजू राइट्स 61 और 61 एज 16 एंड ऑफन गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन द लेटर्स बी एंड डी। भाई बी और डी में तो बचपन में आप भी एक आध बार कंफ्यूज हो ही गए होंगे, खैर इसका मतलब ये नहीं आपको डिसलेक्सिया था। दीज आर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मैंने आंसर दे दिया है आपको, बताइएगा। बी को डी पढ़ना, 61 को 16, मतलब रिवर्स की दिक्कत है ना, रिवर्स गियर की नहीं, लिखने की। पठन वैफल्य डिसलेक्सिया कहेंगे, तारे जमीन पर याद कीजिए। कोई लर्नेड हेल्पलेसनेस नहीं है। लर्नेड हेल्पलेसनेस होती है कि आप इतनी बार फेल हुए हैं कहीं या किसी क्षेत्र में कि अब आपके अंदर एक सीखी हुई शैक्षिक असहायता पैदा हो गई है कि भैया अब मेरे से पेपर ये क्लियर हो ही नहीं सकता, या अब तो प्यार करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 3 बार दिल टूट चुका है ना। तो ये लर्नेड हेल्पलेसनेस होती है कि आपके एक्सपीरियंसेस इतने खराब रहे हो कि आपने ऐसा सोच लिया कि मेरे साथ अब ये सही हो ही नहीं सकता, जबकि अगर आप डिफरेंट अप्रोच अपनाएं तो हो जाएगा, है ना। डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग से संबंधित। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, जो बच्चा सोशली ज्यादा घुलता मिलता नहीं है और अपने में रहेगा, दूसरा वो रेपिटेटिव बिहेवियर करेगा, ठीक है। डिसलेक्सिया वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी स्पेशली एबल्ड बच्चे इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स, यानी व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके, यानी इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स को सेट करके। आज मॉक टेस्ट में यही सेट था, बढ़िया है सना, फिर तो और भी सेट आपको मिल जाएंगे जल्दी ही मॉक टेस्ट में। व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके, यानी व्यक्तिगत बच्चे के अनुसार, अगर 5 बच्चे हैं तो डिफरेंट उनकी एबिलिटी, उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से आपने उनके लिए अलग अलग लक्ष्य बना दिए कि बेटा तुमको इसमें बहुत अच्छा करना है, तुम इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हो, डिफरेंट तरीके, ठीक, बात सही है। वो आज जहां पे जिस करंट पोजीशन में है उनको और आगे मोटिवेट करने के लिए सबके लिए अलग अलग लक्ष्य बनाए हैं, अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव ईथॉस, कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं क्रिएट करना कि एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करा दें आप। कोऑपरेटिव लर्निंग चाहिए, हमें सहयोग चाहिए। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, फ्लेक्सिबल चाहिए या डिफरेंशिएटेड, डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड तो सबके लिए सेम होता है, ठीक है ना, तो सेम से काम नहीं चलेगा क्योंकि बच्चे डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। फर्स्ट और थर्ड कहीं दिख रहे हैं यहाँ? हाँ, ये है ऑप्शन सी। ये हमारे टाइपिस्ट जी से गलती हो गई है, उधर हिंदी वाली साइड सही लिखा है इन्होंने। फर्स्ट और थर्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, यानी एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। संरचनावादी यानी जहां बच्चा एक्टिव होगा, जहां बच्चे को क्या कह रहे हैं हम, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज कह रहे हैं कि वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सकता है। पहला ऑप्शन है पैसिव बीइंग, जब पहली ही बात हो गई बच्चा एक्टिव है, पैसिव कहां से हो गया, हट गया ऑप्शन। फिर आता है मिनिएचर अडल्ट्स, यानी एक होते हैं अडल्ट्स और दूसरे होते हैं उन्हीं का छोटा रूप, जो बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं वैसे ही बोलते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता, बच्चा डिफरेंट है, कोई छोटा रूप नहीं है कि आपका छोटा वर्जन है कि जैसे पापा बिहेव करते हैं वैसे वो छोटे वाला भी बिहेव करेगा, है ना। चलिए खैर, अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, एज बीइंग बोर्न इविल हु हैव टू बी सिविलाइज्ड, यानी बच्चे के दुष्ट हैं और उन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है। ये भी बेकार की बात है, आपके मन में ऐसा आ सकता है कई बार, बट आपको ऐसा सोचना नहीं है, नंबर कट जाएंगे। ठीक, एज बीइंग बोर्न विद अ क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये बात सही है कि आप बच्चों को कैसे देखते हैं, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए, वो क्यूरियस है, वो जानना चाहता है, वो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है एज पर कंस्ट्रक्टिविज्म। इतनी बात तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22वां सवाल क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे। Which of the following statements about children's failure, बच्चों की विफलता के बारे में या असफलता के बारे में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है चाइल्ड्स फेलियर कैन ऑलवेज बी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक डिफेक्ट्स, ऐसा नहीं है, एनवायरमेंट का भी रूल होता है। हम बच्चे की गलतियां आनुवांशिक दोषों पे नहीं बल्कि अपने मेथड्स पे फोकस करते हैं कि उनको हम चेंज कर सकें। अगर आनुवांशिक दोष हैं भी तो ये हमेशा, देखो इन्होंने कहा है हमेशा उनके आनुवांशिक दोष, कभी कभार ऐसा हो सकता है, हमेशा कैसे होगा, है ना।
बी ऑप्शन है चाइल्ड्स फेलियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम्स इनएबिलिटी टू केटर टू द इंडिविजुअल नीड्स। ये बात सही है, सिस्टम में कमी निकालनी है आपको, वो एक अच्छी बात है। बच्चों की सफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझ नहीं पाना। मतलब बच्चों को इंटरेस्ट था मैथ्स में, आप उसको कुछ और पढ़ाए जा रहे हैं, मजा नहीं आ पा रहा ना, तालमेल नहीं बन पा रहा, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप नहीं सिखा पा रहे हैं, तो सिस्टम फेल हो गया। जब बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है, सिंपल बात। फिर आता है सी ऑप्शन, चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हैव देमसेल्व्स नेवर बीन टू स्कूल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। यानी वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, बालक नहीं होगा, इन्होंने ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ किया आपके सीटेट वालों ने ही। अगर हम बात करें चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स, वो बच्चे जिनके माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, खून पसीना एक कर देते हैं सर माँ बाप, ठीक है ना, तो ये नहीं कहेंगे। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स सीखते नहीं है। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनते, या इस देश में और भी इतने सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। डी ऑप्शन है चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग एकेडमिक सक्सेस। मतलब जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, वो सक्सेस नहीं पा सकते, ये बेकार बात हुई। एज अ टीचर आपको सिस्टम में दोष ढूंढना है। अगर बच्चा असफल हुआ है तो आपका सिस्टम कैपेबल नहीं हो पाया बच्चे को समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाउ कैन अ टीचर एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, अफेक्टिव डिफरेंट हो जाती, ठीक है। प्रभावी अधिगम, अच्छा अधिगम। ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं, बच्चे को इससे ज्यादा एक्टिव रखने के भी ऑप्शंस हैं। कंपटीशन को बढ़ावा देके जी नहीं। बाय कनेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे की जिंदगी से, रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो, बेस्ट लर्निंग हो जाएगी, ठीक है ना। रियल लाइफ, वास्तविक जीवन से कनेक्ट करना है, ऐसा एनसीएफ भी कहता है। डी ऑप्शन है बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड्स एट एवरी स्टेप इन लर्निंग। हर एक स्टेप पे रिवॉर्ड देंगे तो फिर तो उसको रिवॉर्ड के लिए काम करेगा, वो सीखने के लिए काम नहीं करेगा। फिर बस रिवॉर्ड चाहिए उसको, लालच पे काम करेगा। जिस दिन रिवॉर्ड नहीं चाहिए होगा वो नहीं सीखेगा, तो वो सही तरीका नहीं है। आप शुरुआत करा सकते हो, कभी कभार यूज कर सकते हो, बट रिवॉर्ड से लंबा गेम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अनुपमा अ साइंस टीचर। अनुपमा जो कि एक साइंस टीचर हैं, ऑफन मेक्स लिंकेजेस इन हर क्लासरूम्स विद द कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन मैथमेटिक्स। तो साइंस के कॉन्सेप्ट से मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को जोड़ देती हैं अनुपमा। अनुपमा वो वाली अनुपमा नहीं, एक सीरियल भी तो आता है आजकल, बहुत फेमस है, मैंने थोड़ा बहुत कहीं देखा है, हमारे यहाँ भाभी हैं वो देखती हैं, देखना एक बार। मतलब ऐसे मेरे को शक्ल पता है अनुपमा की, बाकी कोई स्टोरी नहीं पता। हाँ, थोड़ी सी स्टोरी भी याद आ गई, देखिएगा। अरे ठीक है, प्रीवियस ईयर इतना दुखी नहीं होते, इट्स ओके। सेम कमेंट, बट इतनी बार रिपीट मत किया करो ना, कुछ काम का लिख लो। की बात हुई थी क्या? नहीं 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 नहीं, लेखन वैफल्य में रिवर्स नहीं लिखता कोई बच्चा, इसको अभी समझाऊंगी मैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये गलतफहमी आपको हो सकती है, समझ गई मैं, ऐसा कंफ्यूजन क्यों हुआ है आपको, उसका आंसर डिसलेक्सिया ही है, अभी बात करेंगे उस पर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो पहले तो। अनुपमा जो कि साइंस के कॉन्सेप्ट्स को मैथ्स से जोड़ के पढ़ाती हैं, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। कि मान लीजिए जब आप इंग्लिश में कोई हिस्ट्री की बात पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी पोएम या कोई ऐसी स्टोरी पढ़ रहे हैं जो हिस्ट्री के बारे में है, तो हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों जोड़ गए, मल्टी डिसिप्लिनरी। जब दो सब्जेक्ट या दो से अधिक सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ के पढ़ाया जाए तो ये अच्छी बात होती है। वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, बिल्कुल सही बात है। अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ा रही है, एक तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी, जो यहां सीखा होगा वो दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा, इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट है। वुड हिंडर इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ऐसा नहीं है कि इससे सीखने में बाधा होगी, बल्कि ये तो हेल्पफुल होता है। हिंडर लर्निंग ऐसा भी नहीं है। मिसकॉन्सेप्शन बढ़ेंगे, जी नहीं, अगर आप ठीक से समझाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो information related to the procedure of riding a bike, folding laundry and experience of climbing a tree as a 7 years old is stored in, यानी ये जानकारियां किस स्मृति में, किस तरह की मेमोरी में, मेमोरी से कभी क्वेश्चन आते नहीं थे सीटेट में, लेकिन ये भी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। अब इसके लिए आप पूरा मेमोरी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे सीटेट में, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे राइडिंग अ बाइक, बाइक कैसे चलाते हैं, तो आप अगर एक हफ्ते बाद, एक साल बाद भी चलाएंगे तो आपको पता होगा भैया स्टार्ट करते हैं, क्लच दबाते हैं, गियर डालते हैं, फिर क्लच और जो एक्सीलरेटर है उसको छोड़ते हैं साथ में धीरे धीरे। तो ये क्या है, प्रोसीजर है। कहाँ है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, खत्म नहीं हो जाएगा, भूल नहीं जाओगे अचानक से, ठीक है ना। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री, अगर आप बच्चे थे जब 7 साल के और आपने कभी पेड़ चढ़ा है तो आपको अभी भी वो पता होगा कि कैसे चढ़ा था, एक्सपीरियंस, उसका अनुभव क्या था। फोल्डिंग अ लॉन्ड्री, जब आप कपड़े तय कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा, दीर्घकालिक। ये आप भूलते नहीं है, ये यादें हैं आपकी 7 साल की उम्र से। सेंसरी मेमोरी ज्यादा देर कुछ होल्ड नहीं कर पाती, और शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है आपकी कुछ 20 सेकंड तक, 20-30 सेकंड तक, और प्लस
-7 आइटम्स यानी 7 से 9 आइटम को होल्ड कर पाती है। जैसे आप नंबर किसी का फटाफट से रट लेते हैं और बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो शॉर्ट टर्म में होता है और फिर भूल जाते हैं, जैसे आप कहीं और लिख देते हैं उसको। ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस एरर्स इज नॉट करेक्ट। बच्चों की गलतियों को समझने के विषय में कौन सी एक बात सही नहीं है। इट हेल्प्स इन असाइनिंग ग्रेड्स एंड पोजीशंस टू द स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करती है, यानी बच्चों को लेबल कर दोगे उनकी गलतियों के बेसिस पे, तो गलतियां तो सबसे होती है, यही गलत है। और क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। इट मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बात सही है, आपको पता लग जाएगा बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है उसकी गलतियों से। सी ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स इज मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। ये बात जो है वो सही है कि बच्चों की गलतियों को समझने से आप अर्थपूर्ण ढंग से उनको समझा पाएंगे, विच इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे डी ऑप्शन पर, इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, ऐसे इंसाइट मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन ही सही है कि इससे आप लेबल कर पाएंगे बच्चों को, फर्स्ट सेकंड रैंक कर पाएंगे, वो गलत है। बच्चे की गलतियां नेचुरल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, which type of motivation is associated with activities that are enjoyable or satisfying in themselves, यानी किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी होती है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। यानी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छा लग रहा है, मेरा कोई टेस्ट नहीं है, मुझे कोई किताब पढ़ के अच्छा लग रहा है मनोविज्ञान की, कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। ठीक है ना अनुष्का, तो उस केस में ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कोई शाबाश नहीं कहने आएगा, बट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो मीन्स टू एन एंड नहीं है, अपने आप में मीन्स एंड एंड दोनों है। यानी वो जो टास्क है लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, आपको सीखने में मजा आ रहा है, आप इसलिए सीख रहे हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसका रीजन बाहर नहीं मिलेगा, अंदर ही होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाकी कोई भी ऑप्शन सही बैठेगा ही नहीं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं होती हैं, हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन देयर लर्निंग, यानी उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सही बात है, जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है बच्चों से वो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि तुम बेटा कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करो, तो बच्चा भी अपने आप में विश्वास करने लगता है। तो टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चे की लर्निंग को बहुत प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है कि को रिलेट नहीं करनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, ऐसा नहीं है। सोल डिटर्मिनेंट है, ऐसा भी नहीं है कि एकमात्र यही है, बट हाँ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है टीचर की एक्सपेक्टेशन का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा एक बार, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष, प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस, डिस्करेजिंग क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस तो एनकरेज कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट नहीं, प्रमोटिंग कंपटीशन जी नहीं, एकमात्र सही उत्तर प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब जहां बच्चे सेंटर में हैं, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना कि वो कैसा कर रहे हैं, यहां पे बच्चा सेंटर में है, यहां बच्चे की भलाई की बात हुई है। आज के लिए आखिरी सवाल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो क्या प्रपोज करती है, यानी क्या प्रस्तावित करती है, ये पूछा है, फटाफट से बताएंगे। पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, यानी विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती करना, कि कम कर दो कंटेंट को। ठीक है, फिर आता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, हाँ ये भी ठीक है। एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, ये कैसे ठीक हो सकता है। एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, ये बात ठीक लग रही है। तो सेकंड और फोर्थ हमें ठीक लग रहा है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु की कटौती हमने एज सच नहीं पढ़ा है, एनईपी हम कर चुके हैं, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड और फोर्थ सही है कि एक तो पाठ्यचर्या जो है वो फ्लेक्सिबल हो, अलग अलग बच्चों के हिसाब से बने, दूसरा विवेचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग, जिसपे वो डिफरेंट तरीके से अपना इंडिपेंडेंट थॉट डेवलप कर सकें। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला है, तो आप लाइक शेयर करके कॉमेंट करके बता सकते हैं आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितने ठीक हुए।